नेक्स्ट चला। हाँ। कुलदीप जी नमस्कार। हाँ सर नमस्कार, सर नमस्ते, बहुत बहुत बस आशीर्वाद के लिए हाजिर हैं सर। मैं मेरे बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं कुलदीप श्रीवास्तव फाइनेंशियल प्लानर हूँ और चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग में एक्सपर्ट हूँ। साथ ही इस सब कार्य के लिए बहुत सी मुझे अवार्ड और रिवार्ड भी मिले हैं इस सब प्लानिंग का जो है बारे में देने में। तो आज हमारा जो अपना हमारा मिशन है वो 1,000 बच्चों को उनके एजुकेशन के लिए प्लानिंग करके देना। दोस्तों इस काम के लिए हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम के एमडी श्रीमती उषा सांगवान द्वारा मुझे सम्मानित भी किया गया है। दोस्तों इस तरह से इस काम को करने में बहुत से रिवार्ड और रिवार्ड इस काम के लिए मुझे मिले हैं और मुझे हार्दिक खुशी होती है कि जिससे मैं इन सब बच्चों के जीवन में कुछ नया करने की कोशिश करता हूं और उन परिवार में उनके भविष्य को सुरक्षित करने, उनके बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ गाइड करने के लिए एक अहम भूमिका निभा रहा हूं। दोस्तों चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग की बात करें तो आमतौर से सभी लोग जानते हैं कि चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग करना जरूरी है, लेकिन बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। और समय से जिन बच्चों के लिए कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई ड्राइंग में जाना चाहता है, कोई स्पेस में जाना चाहता है, उन सबके जितने भी सपने हैं उन सबको साकार करने का ही मेरा मुख्य मिशन है। दोस्तों अगर चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग की बात की जाए तो चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग में 4 रीजन हैं जो इंश्योरेंस के साथ आते हैं। उसके साथ क्या होता है कि आपके बच्चे के हायर एजुकेशन की एक तरह से बीमित हो जाता है। कई स्टेप्स हैं उसमें, 4 स्टेप्स मुख्य हैं और 4 रीजन मुख्य हैं कि इससे क्या होता है हायर एजुकेशन की कास्ट को कवर किया जाता है। साथ में एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है और इसमें जो विभिन्न गवर्नमेंट की छूट मिलती है वो सब भी मिलती है। दोस्तों चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग के लिए उसमें जो मेन चीज है, अगर कभी कैलकुलेट किया जाए, आमतौर से शायद लोग कैलकुलेट कम ही करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन करने पे अगर एक फिगर के तौर पे कैलकुलेट किया जाए तो 4.52 CR की एक बच्चे के एजुकेशन में खर्च आता है उसके जन्म से लेके। अगर हम ये देखें कि 9 मंथ से यानी 9 मंथ पूर्व यानी बच्चे के आने से पहले से लेके और उसके पूरे जीवन में 23 एंड एबव तक 1.44 करोड़ का खर्चा आता है। उसके विभिन्न स्टेप दिए हैं विभिन्न एज वाइज की, 0 से 3 साल के खर्च क्या आएगा, 4 से 13 साल की उम्र में क्या खर्च आएगा, 14 से 17 साल की उम्र में क्या खर्च आएगा, और एक जो बड़ा खर्चा आने वाला है 18 से 22 साल की उम्र में क्या खर्च आने वाला है। दोस्तों आप स्लाइड में देख रहे हैं कि बच्चा जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है उसी हिसाब से उसके खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों ये बहुत से एक एवरेज कास्टिंग है जिसमें दिखाया गया है कि 9 मंथ एंड एबव। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो चैट बॉक्स में एवीओ के लिख सकते हैं। दोस्तों हेलो, हेलो। आ रही है आवाज, आ रही है। यस, क्लियर यस, है। आ रही है आवाज। क्लियर है? बिल्कुल यस साफ है। सर। फ्लो ठीक ठाक चल रहा है? यस, यस। अच्छा। तो दोस्तों इसमें एक कास्ट दिखाई गई है कि अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें जहां से प्रेगनेंसी की बात शुरू होती है, यानी 9 मंथ्स पहले से शुरुआत होती है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट आज के समय में समाज इतना अवेयर हो गया है और वो अपने परिवार अपने बच्चे के लिए कितना तैयार हो चुका है और किन किन खर्चों को उससे गुजरना पड़ेगा, उन सब चीजों की एक एवरेज कास्टिंग की गई है कि प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं, फिर उसके बाद अदर टेस्ट होते हैं। तो एक स्मॉल सिटी यानी या स्मॉल टाउन की अगर हम बात करें तो 100 रुपए के खर्चे से लेके और पूरे पूरे 15,000 तक अदर अदर खर्चे, 7,000 सिजेरियन डिलीवरी अगर होती है तो मिनिमम खर्चा 7,000 का है, एक स्मॉल टाउन का आप जोड़ सकते हैं। और इसी तरह अगर एवरेज में जाएंगे तो 30 से 35 हजार रुपए एक एवरेज सिटी में खर्च आने वाला है प्रेगनेंसी के दौरान जो भी सिजेरियन होता है। और उसी के साथ अगर एक मेट्रो सिटी या बड़े शहर में जाएंगे तो 50,000 का सिजेरियन एंड अदर 1,20,000 तक खर्चा आता है। टोटल अगर कास्टिंग करें जन्म के पहले से टेस्ट से लेके और विभिन्न खर्चों तक तो लगभग 2.5 लाख रुपए का एक बच्चे के जन्म में खर्चा आने वाला है। उसके बाद अगला जो खर्चा आने वाला है वो आता है उसके जो अदर खर्चे हैं सेकेंड फेज के। सेकेंड फेज में दोस्तों जो बच्चे का अगर हम जोड़ें, एक कास्ट हम काउंट नहीं करते हैं कि डायपर चेंज में कितना खर्चा आता है, तो डायपर चेंज का खर्चा अगर जोड़ें
तो वो भी लगभग 7,000 रुपये आ जाता है। इसी तरह से अगर बड़े शहर में देखेंगे तो 30-35 हजार तक बहुत से ऐसी चीजें आती हैं जो बच्चे के केयर करने में खर्च होती है। यानी जो बच्चे का सेकंड फेज है 0 से 3 साल का, उसमें बहुत सी चीजें डॉक्टर्स के और भी बहुत सी चीजें उसके क्लॉथ्स के, मेडिसिन के और मिसलिनियस स्थान में 65,000 स्मॉल सिटीज में और लगभग 2 लाख से ऊपर बड़े शहरों में खर्चा आता है। थर्ड फेज की बात अगर करें तो स्कूल के कॉलेज के 4 से लेकर 13 साल की एज में जो खर्च आते हैं, एक इनिशियल फीस होती है एडमिशन की 15,000 रुपए। एक स्मॉल टाउन में आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हर शहर में अब अच्छे स्कूल दिए गए हैं और हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे एजुकेशन देना चाहता है। दोस्तों इसी तरह से बढ़ते हुए खर्चे में अगर हम 13 साल की एज में काउंट करें तो लगभग 12 लाख रुपए का खर्चा उसके सालाना फीस और विभिन्न खर्चों में आता है। दोस्तों चौथे फेज की बात करें, जो मेन अहम फेज होता है, जिसमें बहुत सी डिग्रियों और बहुत सी चीजों की जरूरत होती है, उन सब चीजों का एक एवरेज खर्चा स्मॉल सिटी में तो कम आता है, लेकिन बड़े और मेट्रो सिटी में, बड़े मेट्रो सिटी की बात इसलिए कर रहे हैं कि हर बच्चा ये चाहता है कि उसकी जो शिक्षा हो वो बड़े शहर में हो। माँ बाप भी चाहते हैं कि उसका बच्चा पढ़ने के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज में जाए। तो दोस्तों उसमें लगभग 6.5 लाख रुपए का एक एवरेज खर्चा आने वाला है। दोस्तों ऐसे ही जो बात आती है कि बच्चा तो पढ़ के पास हो सकता है, कभी फेल भी हो सकता है, लेकिन अगर फाइनेंशियल दौर में अगर पिताजी तैयार नहीं है, उन्होंने अपनी पढ़ाई यानी फाइनेंशियल चीजें तैयार नहीं की है, तो होता क्या है कि आने वाले समय में कोई भी पापा यानी कोई भी पिता फेल नहीं होना चाहिए। हमारी ये सोच है और इसी टारगेट, इसी मिशन पे हम काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि बच्चों के लिए, तो हर माँ बाप चाहता है कि बच्चे के लिए बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन आप भी अपने बच्चे को देना चाहते हैं। यानी हर माँ बाप इसमें यस की बात करता है कि अच्छे से अच्छा एजुकेशन हम अपने बच्चे को दें, उसकी परवरिश अच्छे ढंग से करें। दोस्तों लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या ये एक सोचनीय प्रश्न है। कितने परिवार आपके आसपास रह रहे हैं दोस्तों, उन परिवारों में कितनी अच्छी शिक्षा दी जा रही है, उन सब चीजों पे भी हम आगे चर्चा करेंगे। अभी आप देखते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन आता है कि अगर हमने प्लानिंग की, चाइल्ड एजुकेशन की प्लानिंग की, उसके जन्म से लेके आगे की प्लानिंग की, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सारी प्लानिंग के बाद बच्चा हंसी खुशी और अपनी पढ़ाई को पूरी करके फ्री माइंड से काम करता है। लेकिन अगर हमने उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, तो वहीं बहुत से तरह के लोन, जिसमें एजुकेशन लोन भी है, बच्चे के सर पे भी दबाव बन जाता है, क्योंकि बैंक एजुके जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो इसी तरह का लोन देते हैं कि आने वाले समय में वो लोन बच्चे को ही देना है। तो दोस्तों अभी जो रिसेंट सर्वे हुआ है चाइल्ड एजुकेशन का इंडिया में, उसमें 57% हायर एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं बच्चे, जिसमें मेन कारण होता है उनका फाइनेंशियल चैलेंज। शायद उनकी मेरे पेरेंट्स की तैयारी शुरुआत से नहीं रही। दोस्तों 23% ऐसे लोग हैं जो हायर एजुकेशन के बारे में सोचते हैं और फिर उनके लोन के कंडीशन पे जाते हैं। अब उनको लोन मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, ये भी एक सोचनीय प्रश्न है। 9% ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चे को, माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं। दोस्तों उसके लिए अपने मेहनत से बनाई हुई प्रॉपर्टी भी उनको सेल करनी पड़ती है। दोस्तों 6% ऐसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं किसी ट्रस्ट पे डिपेंडेंट है या किसी गवर्नमेंट सब्सिडरी या गवर्नमेंट के सहारे बैठे हुए हैं कि शायद उनको किसी तरह का रिजर्वेशन मिल जाए, शायद उनकी फीस कोई गवर्नमेंट भर दे या कोई अदर संस्था भर दे। उनमें टैलेंट तो बहुत होता है दोस्तों, इस टैलेंट को देखकर ही बहुत सी संस्थाएं उनको आगे बढ़ने का मौका देती हैं। लेकिन आप देखते हैं कि केवल 5% आज की डेट में जो निकल के आया है सर्वे में, जो बच्चे 5% रेशियो में ही आते हैं, उन्हीं के ड्रीम, एजुकेशनल ड्रीम तक वो पहुंच पाते हैं दोस्तों। और इसका मेन रीजन क्या है दोस्तों, आपने भी देखा होगा, सबसे बड़ी चीज है लैक ऑफ प्लानिंग। अगर हम समय से प्लानिंग नहीं करेंगे दोस्तों, तो उसकी एक मेन वजह होती है समय से प्लानिंग ना करना। तो हमारे पास समय नहीं बचता है और उसकी वजह से हमारा बच्चा आने वाले समय में उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता जहां उसे पहुंचना चाहिए। दूसरा कारण होता है नो गोल। गोल बिल्कुल क्लियर ना होना, यानी हमने डिसाइड नहीं किया। आज का समय वो है कि हमें पहले से सोच के चलना पड़ता है, बच्चे के उस समय के पिछले हिसाब से नहीं चलना है
कि जिस हिसाब से पहले लोग सोचते थे कि भाई हम जब बच्चा उस लेवल में उस चौराहे पे पहुंचेगा एजुकेशन के, तो हम उस समय डिसाइड कर लेंगे। अभी तो पहले से अगर तय नहीं है, उसने गोल नहीं तय किया है माँ बाप ने बच्चों को देखते हुए, तो एक बड़ी समस्या नो गोल की आती है। दूसरा आता है रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। कई बार हम बच्चों के लिए बहुत से ऐसे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जिनमें बाद में हमें हमारे समय पे वो पैसा, उतना पैसा या शायद पूरा पैसा कहीं जब्त हो जाता है, नहीं मिल पाता है समय से, तो बच्चे की एजुकेशन रह जाती है। तीसरा चौथा और एक कारण आता है नो प्रॉपर सेविंग। बचत की हम बात सभी लोग करते हैं, लेकिन बचत की शुरुआत कोई नहीं करता। बचत की शुरुआत के लिए अगर समय से शुरुआत की जाए तो हम समय से, और हर माता पिता उसके एजुकेशन के लिए अच्छा कर सकते हैं। और ऑलवेज पोस्टपोन, दोस्तों ये सबसे बड़ी समस्या है। करना हर माँ बाप चाहता है, लेकिन वो ये तय नहीं कर पाता है, पहला कदम नहीं शुरू कर पाता है कि हम कब से शुरुआत करेंगे। कल 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 में वो कल कभी आता नहीं है, और ये पोस्टपोनमेंट की वजह से एक दिन हम उस चौराहे पे पहुंच जाते हैं जहां पर हम जेब खाली लिए रहते हैं और हमारा बच्चा एजुकेशन के लिए धक्के खा रहा होता है दोस्तों। और एक चीज आती है एडवाइजर। एडवाइजर की कमी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हमारे जैसे एडवाइजर आपको समय से मिल जाते हैं, तो दोस्तों आपका बच्चा जरूर उस मुकाम तक पहुंचेगा जिसके लिए आपने सोच रखा है। दोस्तों 5 रॉन्ग स्टेप प्लानिंग के भी होते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी चीज है सेटिंग टारगेट डेट। लोग डिसाइड तो कर लेते हैं, लेकिन किस तारीख से हम शुरू करेंगे ये डेट कभी नहीं तय करते हैं। उसके बाद आती है फाइंडिंग करेंट कास्ट ऑफ एजुकेशन। दोस्तों ये भी एक बड़ी समस्या है कि हम कास्ट को बढ़ते हुए क्रम में नहीं जोड़ते हैं। आज हम सोचते हैं कि जिस कास्ट में पढ़ाई हो रही है उस कास्ट में आगे भी होती रहेगी। दोस्तों ये अलग मिथ है। फाइंडिंग टारगेट अमाउंट, और अमाउंट के बारे में भी हम नहीं सोच पाते, कभी कैलकुलेट नहीं कर पाते कि हमारा बच्चा जब उस एजुकेशन पे पहुंचेगा तो खर्चा कितने आने वाला है। एस्टिमेटिंग द रिटर्न यू कैन जनरेट, यानी हमें जो रिटर्न मिलने वाला है हमारे इन्वेस्टमेंट से, उस पर भी हम सही तौर से कैलकुलेट नहीं करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि हमें मंथली जो है कैलकुलेशन के आधार पे हमें सेविंग शुरू करनी चाहिए, उसमें भी बड़ी देर करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि ये पैसा जो बच्चे के लिए हमें करना है, तो एक बड़ी थिंकिंग है। बहुत से जानकार लोगों ने बताया कि अगर हम समय से करते हैं और कहाँ करते हैं, एक रास्ता ये है क्रिएट एंड सेव। क्रिएट एंड सेव यानी हम कुछ ऐसी जगह पे करें कि आज से हमने अगर शुरू किया तो हम मान लीजिए 20 लाख रुपए अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए इकट्ठा करना चाहते हैं, जबकि ये 20 लाख भी एवरेज है। 20 लाख रुपए इकट्ठा ना करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर हम छोटी छोटी सेविंग शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, क्रिएट एंड सेव में सबसे बड़ी चीज ये है कि आज की डेट में आपका 20 लाख का फंड का एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। दोस्तों 20 लाख का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसके लिए हमें किस्तों में, छोटी छोटी किस्तों में हम उसको जमा करके और आज की डेट से कंफर्म अमाउंट पे हम आ जाते हैं। इसको दोस्तों क्रिएट एंड सेव का हमारे पास एक प्रोविजन होता है। दूसरा प्रोविजन जो आमतौर से सारे लोग कर रहे हैं, सेव एंड क्रिएट। वो सोचते हैं कि हम धीरे धीरे बचाएंगे और बचाने के बाद हम उस समय तक वहां तक पहुंचेंगे। तो उसमें क्या होता है कि आप बचाते तो जरूर हैं, लेकिन अगर हमने एक सर्टेन अमाउंट डिसाइड करके हम नहीं चले हैं तो हमारा जो क्रिएशन है वही कम रह जाता है। दोस्तों तीसरी बड़ी चीज है वे टू क्रिएट एंड सेव इन केस ऑफ डेथ ऑल फ्यूचर प्रीमियम वेव्ड। अगर हम क्रिएट एंड सेव पे आते हैं तो हमारा पैसा पहले 20 लाख क्रिएट हो जा रहा है, और फ्यूचर के अगर बीच में इन केस मान लीजिए, ईश्वर ना करे ऐसा कुछ दिक्कत हो, लेकिन मान लीजिए कभी डेथ होती है तो उस केस में फ्यूचर के प्रीमियम आगे नहीं देने होते हैं, और इन केस ऑफ नेचुरल डेथ 20 लाख रुपए तुरंत मिल जाते हैं। दोस्तों उसके अगर यही का एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उसके परिवार पे 40 लाख रुपए उसके परिवार को तुरंत मिल जाते हैं, और लगभग 2 लाख रुपए हर साल उसके परिवार के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए हर साल जो है मिलने लगता है। दोस्तों ऐसी ही एक बेनिफिट प्लानिंग और भी है। इसी प्लान के अंतर्गत वो ईश्वर करे कि वो समय समय से जीवित रहे उसका पेरेंट, और जीवित रहता है तो उसकी मेचोरिटी 40 लाख मिलती है। लेकिन पिछली कंडीशन में अगर उसकी डेथ भी हो जाती है तो बिना कुछ आगे प्रीमियम जमा किए हुए 2-2 लाख रुपए उसको मिलता रहेगा।
जब तक अगर उसकी पॉलिसी पूरी नहीं होती है, यानी उसकी प्लानिंग पूरी नहीं होती है हायर एजुकेशन की, उस प्लानिंग तक हर साल 2-2 लाख रुपया मिलता रहेगा। और जब उसके मेचोरिटी का समय आएगा दोस्तों, तो बिना जमा किए हुए 40 लाख रुपए की मेचोरिटी भी मिलेगी। यानी इस केस में अगर एब्सेंस भी रहता है, प्रीमियम भी नहीं जमा करना है, और हर साल उसके बच्चे के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो जाती है। अब चॉइस की बात आती है, तो दो तरह की चॉइस है। सेव फ्रॉम स्मॉल एज टू योर चाइल्ड बिकम ए रिच बाय 40 लाख। अगर उसकी स्मॉल एज से आप शुरू कर देते हैं बचत, तो 40 लाख रुपए उसके पढ़ाई के लिए एक सुरक्षित सोच बन जाती है। दोस्तों, दूसरी चीज आती है कि इसके लिए जो अगर ईएमआई की बात करें, तो फुटकर ईएमआई की बात करें, तो अगर किस्तों में पैसा देने में दूसरा ऑप्शन जो होता है वो लोन का ऑप्शन है। दोस्तों दोस्तों अभी मैंने बात करी कि अगर बच्चा की पढ़ाई की आप रेगुलर व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन में जाएंगे। सेकंड ऑप्शन में जाएंगे, 40 लाख रुपए एजुकेशन लोन लेते हैं, तो उसकी 12 महीने की किस्त अगर 30 हजार के हिसाब से और 20 साल का लोन है, तो लगभग 72 लाख रुपए आप पे करते हैं। और यानी आपका जो 40 लाख रुपए आपने लिए थे, उसमें से 32 लाख रुपए आपको अधिक देना पड़ता है। स्टार्ट अर्ली, ड्राइव स्लो, और रीच सेफली। यानी जल्दी अगर शुरू करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, तो सेफली अपने मुकाम पे पहुंच जाएंगे। और जरूर ऐसी जगह आप करना चाहेंगे जहां पर भारत सरकार की गारंटी मिल रही है। दूसरों, हम भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से आपके पैसे को सुरक्षित कराते हैं, जहां पर आपका निवेश और रिटर्न दोनों जो है भारत सरकार के बीमा अधिनियम 1956 की धारा 37 के अनुसार दोनों सुरक्षित है, और पूरा पैसा देने की गारंटी भारत सरकार की है, जिसका जिम्मा भारत सरकार स्वयं लेता है। भारतीय जीवन बीमा निगम पे विश्वास रखने के लिए, अगर आप भारतीय मुद्रा पे विश्वास रखते हैं, तो उसी तरह ये जो 1956 का कानून है, भारतीय जीवन निगम के फेवर में है, जहां पर सॉवरेन गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है। दोस्तों, हर बच्चा, आपका बच्चा भी कहता है, वो भी देखता है, वो कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई डिजाइनर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है। दोस्तों, हर बच्चे का जो माइंड है, हर बच्चा जो जहाज उड़ता दिखता है, तो वो भी सोचता है कि मैं भी पायलट बनूं। बच्चे को, मस्तिष्क को, बच्चे को विकास को मत रोकिए। आपके बच्चे के भविष्य के बारे में सोचिए। आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? आपके बच्चे की पढ़ाई का कितना खर्च होने वाला है? आपके बच्चे के सपने पूरे करने के लिए कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी? क्या आपने उसके लिए आयोजन किया है? क्या वह आयोजन सही है? अगर नहीं, तो आपके पास दो विकल्प है। आप उस समय लोन लेकर किस्तें भरेंगे, या अभी से बचत शुरू करेंगे। दोनों निर्णय आपके हाथ में है। दोस्तों, सही निर्णय लेना आपके बात जिम्मे है। कल किसने देखा है? हर इंसान छिपे हुए जोखिम से घिरा हुआ है। कल क्या हो सकता है, सब भविष्य के गर्त में है, कोई नहीं जानता। दोस्तों, थैंक यू, आपने हमारा प्लान प्रेजेंटेशन देखा। इसके लिए आपकी राय हमेशा मैं जानना चाहूंगा, और जितने हमारे व्यूवर्स थे उनकी राय जरूर मैं सुनना चाहूंगा। थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। नमस्कार कुलदीप जी। जी सर, बताइए। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस दो चीज के लिए। जी। एक तो पीपीटी बहुत ही बढ़िया थी, जी। कलर कॉम्बिनेशन और सब बहुत अच्छा आपने बनाया पीपीटी। जी। जी, इसमें हमारी बेटी का सहयोग है, और उसने बड़ा जो है सही में हमें बहुत सहयोग बढ़िया। दिया। जी, और लास्ट मोमेंट तक, अभी जो देर हुई है, उसमें भी काफी चीजें हाँ हाँ। तैयार की जा रही थी। जी। और दूसरा, आपका कंसेप्ट भी बहुत क्लियर था, जी। और आपने काफी प्रैक्टिस की हुई है ऐसा लगता है। हाँ, बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह थोड़ा से आपने मौका कम मिला सर। 0 से 25 25 के एज के लिए एजुकेशन जो कॉस्ट बताई है, फेज जी। 1, फेज 2, फेज 3, फेज, वो सब बहुत ही बढ़िया तरह से दिखाया है आपने।